एवरीवन। दोस्तों फिर से एक बार हाजिर हैं क्लास 10th उर्दू को लेकर के ये भाभी जान पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 पढ़े थे और हम बोले थे कि यह कहानी थोड़ी लंबी है जिसकी वजह से हमें पार्ट 2 लेकर के आना होगा, और हम पार्ट 2 लेकर के आज आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे रुकैया भाभी के बारे में। हमने पिछले क्लास में ये देखा था कि रुकैया भाभी और अख्तर ये दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रुकैया भाभी जो थी जैसे फूलों की तरह पली हुई थी और वो अपने बारे में कुछ बातें कर रही होती है जब तक किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। यानी रुकैया भाभी और अख्तर ये दोनों बैठ करके एक रूम में बात कर रहे होते हैं, जब तक किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो रुकैया भाभी कहती है कि कौन, तो वही वो लड़की आएगी। अब वहीं से हमें कहानी को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, पार्ट 1 में हम यहां तक पढ़ा चुके थे, यानी हम पार्ट 1 में सुहेल अजीमाबादी के बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर रुकैया भाभी और अख्तर के बारे में थोड़ी सी हम बात किए थे और हम बोले थे कि पिछले क्लास अब नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो वहां पे हम बात करेंगे रुकैया भाभी के बारे में, यानी पार्ट 2 सेशन लेकर के आएंगे, जो कि हम लेकर के आए हुए हैं। और आज हम बात करेंगे उस कहानी, जहां से उस कहानी को हम छोड़े थे वहीं से उस कहानी को आगे की तरफ लेकर चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हम कहानी लाकर के यहाँ पे छोड़े थे भाभी जो हमेशा फूलों की तरह हंसने और बुलबुल की तरह चहकने रहने की आदी थी, बिल्कुल उदास और चुप थी। लेकिन एकाएक किसी के पांव की चाप सुनाई दी, फिर आवाज आई, मैं आ सकती हूँ। यानी कोई आ रहा था और थी एक कोई लड़की, क्योंकि कह रही ना मैं आ सकता हूँ। ठीक है, अब ना अख्तर और रुकैया भाभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं जब तक किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, अब तो भाभी ने कहा आओ, आ जाओ, यानी एंटर कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कह रहे और एक जवान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। भाभी ने देखते ही कहा आओ सिम्मी, चाय पियो। यानी वो जो लड़की आई थी उस लड़की का नाम था सिम्मी। क्या नाम था? सिम्मी। अब वो सिम्मी किस लिए आई थी इसके बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कहानी के पैराग्राफ को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पता चलेगा कि सिम्मी कौन है। हम बता देते हैं सिम्मी कौन है। देखिए, रुकैया भाभी और अख्तर जब ये दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तब तक एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम होता है सिम्मी। और जो सिम्मी जो होती है वह एक गरीब घर की लड़की रहती है। उसको ये रुकैया जो है इसको पढ़ाती है। ठीक है, उसको अपने खर्च से किसको पढ़ाती है? तो सिम्मी को पढ़ाती है। ठीक है, कही आओ सिम्मी चाय पियो। ये बात कौन कर रहा है? तो ये बात भाभी बोल रही है कि आओ सिम्मी चाय पी लो। तो कह रहे कि मैं आज शाम तुम्हारे घर जाने ही वाली थी। ये बात रुकैया भाभी बोलती है कि हम आज तुम्हारे घर आने ही वाले थे जब तक तुम क्या आ गई। कह रहे कि बुन दिए हैं तुमने स्वेटर। अब रुकैया भाभी पूछती है सिम्मी से, बुन दिए हैं तुमने स्वेटर। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं कि आखिर रुकैया स्वेटर किसके लिए बुनवाती है। ठीक है, अब देखें, वही लेकर आई हूं। अब सिम्मी बोली कि जो हम स्वेटर बुनने के लिए दिए थे ना, वही स्वेटर हम बुन करके लेकर के आपके पास आए हैं। और ऊन जो बच गया था मैंने टोपी और मोजे भी बुन दिए हैं। अब ये सिम्मी कह रही है रुकैया भाभी से कि जो हमने स्वेटर बुना था और जो ऊन बच गया था उसका मैंने क्या किया है, उसको हमने स्वेटर मोजे और टोपी बुन दिए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि बहुत अच्छा किया तुमने, लो चाय पियो। ये बात कौन कर रहा है? भाभी कह रही है। किससे? यानी सिम्मी से कह रही है कि बहुत अच्छा किया तुमने कि जो स्वेटर बुनने के लिए हम ऊन दिए थे, जो स्वेटर बनाते वक्त ऊन जो बच गया था उसके तुमने मोजे और क्या बन दिए हो, टोपी बना दिए हो, तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद से कह रहा है और चाय की प्याली लड़की के सामने बढ़ा दी। इतनी बातें कहते हुए रुकैया भाभी जो है चाय की प्याली को बढ़ा देती है। कह रहा लड़की मेरी मौजूदगी में कुछ शर्मा रही थी। अब ये बात कौन कर रहा है? तो अख्तर कह रहा है, क्योंकि उस रूम में कौन था? अख्तर और रुकैया भाभी थी। उसी बीच में सिम्मी आ गई थी। तो अब जब रुकैया भाभी और अख्तर ये दोनों लोग जब बातें कर रहे होते हैं तब तक सिम्मी का एंट्री होता है। तो भाभी पूछती है
कि उस स्वेटर तुमने बुन दिया? तो सिमी कहती हाँ वही तो लेकर के हम आए हुए हैं। और वो जो स्वेटर है, वह स्वेटर जब हम बुन रहे थे तो जो ऊन बच गया है मैंने उसके मोजे और क्या बुन दिए, टोपी बना दिए हैं। ठीक है, अब रुकैया भाभी बोलती है कि लो चाय पियो। तो सिमी कहती है, सिमी थोड़ा सा शर्मा रही थी इसलिए क्योंकि बीच में कौन था, अख्तर, इसलिए सिमी क्या हो रही थी, शर्मा रही थी। तो अब कह रही है कि लड़की मेरी मौजूदगी में कुछ शर्मा रही थी, बोली मैं चाय पी चुकी हूँ। अब ना वो बोलती है कि अब अख्तर को देखती है तो सोचती है कि इसके सामने कैसे चाय पीऊं। ठीक है, तो वो बोलती है ना कि मैं चाय पी चुकी हूँ। किससे बोलती है, तो रुकैया भाभी से बोलती है। करे फिर भी लो पियो, शर्माती क्यों हूँ, ये है मशहूर शायर अख्तर। यानी रुकैया भाभी जो रहती है वह कहती है कि लो ये शर्मा क्यों रही हो, इससे शर्माने की क्या बात है, लो ये है कौन, ये है मशहूर शायर अख्तर है, ये हमारे देवर हैं। ठीक है, कह रहे कि तुम्हारे बड़े भाई हैं। मैं नाश्ता खत्म कर चुका था, उठ खड़ा हुआ और कहती है कि देखो तुम शर्मा, इनसे क्यों शर्मा रही है, ये है तुम्हारे बड़े भाई, ये है अख्तर। क्या करते हैं, तो शेर व शायरी करते हैं। तो अब अख्तर कह रहा है ना, अख्तर कि मैं नाश्ता खत्म कर चुका था और उठ कर क्या हो गया, खड़ा हो गया। कौन, अख्तर खड़ा हो गया। तो बोलता है अपने भाभी से कि भाभी मैं जरा शहर होकर आऊं। यानी देखता है कि रुकैया भाभी और सिमी आपस में बैठकर बातें कर रहे होती है। तो अख्तर सोचता है कि क्यों ना हम यहाँ से बाहर चले जाए ताकि ये लोग अच्छे से बात कर ले, क्योंकि हो सकता है कि मेरी वजह से सिमी शर्मा रही हो। जिसकी वजह से वो क्या करता है कि बोलता है कि भाभी मैं जरा से कहां से हुआ, तो शहर से होकर आता हूँ, जाओ मुझे भी जरा अस्पताल जाना है, चलो तुम भी सिमी, चलो सिमी तुम भी साथ मेरे। यानी अब रुकैया भाभी कहती है कि ठीक है अख्तर तुम शहर से जाओ, घूम करके आओ, मुझे कहाँ जाना है, अस्पताल जाना है, हॉस्पिटल जाना है। और वो ये बात सिमी से कहती है, रुकैया कहती है कि चलो सिमी ऐसा करते हैं तुम मेरे साथ चलो हॉस्पिटल। ठीक है, कह रहे मैंने कमरे कमरे की खिड़की से भाभी को निकलते निकलते, ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, कहा मैंने कमरे की खिड़की से भाभी को निकलते निकलने के, यार फिर से देखे, कह रहे कि जाओ मुझे भी जरा अस्पताल जाना है, चलो तुम भी घूम करके आ जाओ। ठीक है, ये बात कौन कहा, ये बात सिमी कहती है। तो कहा मैंने कमरे की खिड़की से भाभी के निकलने के हवाले से बाहर जाते हुए देखा, उनके हाथ में दूध के बोतल थी जो बहुत देर से मेज पर रखी हुई थी। ये बात कौन देखा, तो अख्तर देखा। अख्तर देख रहा था मेरी भाभी जो है अस्पताल जा रही है, तो एक मेज पे दूध का बोतल रखा हुआ था, और जो सिमी जो थी स्वेटर बुन करके लाई थी, और स्वेटर जो बुनी थी तो उसके साथ कुछ ऊन बच गया था, तो उस ऊन का उन्होंने मोजा बना दिया था, और मोजा के साथ साथ एक टोपी बना दिया था। तो अब क्या हो गया, एक बोतल दूध हो गया, एक टोपी हो गया, एक मोजा हो गया, और एक क्या हुआ, एक स्वेटर हो गया। कह रहा है कि मैंने कमरे से, ये बात अख्तर कह रहा है कि मैंने कमरे की खिड़की से भाभी को निकलने के हवाले से बाहर जाते हुए देखा, उनके हाथ में दूध के वह बोतल थी जो बहुत देर से मेज पर रखी हुई थी। ठीक है, कह रहे कि बहुत देर से रखी हुई, ये तो मुझे 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि भाभी के एक के पुराने मुलाजिम भी अस्पताल में है। ठीक है ना जी, 2 महीने पहले उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। ठीक है, और उसके बच्चा पैदा हुआ है। यानी ये बात अख्तर कह रहा है कि अभी हमें 2 दिन पहले बात मालूम हुआ कि रुकैया भाभी जिस कॉलेज में पढ़ाती थी उसके साथ एक और टीचर थे, उसके हस्बैंड जो थे डेथ कर गए थे, हस्बैंड का इंतकाल हो गया था। आज जब इंतकाल हुआ था तो यानी अब उसके उसके बच्चे जो हुए थे, तो उसको बच्चे के देख रेख के लिए दूध के बोतल और स्वेटर और जो बचा हुआ ऊन था उसके मोजे और उसके टोपी लेकर के अस्पताल की तरफ जाती है। तेरे उसका कोई भी देखने वाला नहीं था, जिसके मदद के लिए वो जा रही थी रुकैया भाभी, उसके मदद करने के लिए कोई नहीं था। भाभी खुद ही भाभी खुद ही भाभी खुद ही
यहाँ पे क्या लिखा है यार, दोनों वक्त दूध की बोतल लेकर 2 फिरलॉन्ग पैदल जाती और दूध पहुंचाती है, और स्वेटर और मोजे उसी बच्चे के लिए बनवाए थे। यानी कह रहा है ना, अख्तर कह रहा है कि 2 फिरलॉन्ग यानी 2 किलोमीटर पैदल जाती है और अस्पताल जाकर के उसी बच्चे के लिए वे क्या बनाई थी, स्वेटर बनवाई थी और वो मोजे बनवाई थी। ठीक है, उसका कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए रुकैया भाभी जो थी यानी इतने गरीबों की मदद कर रही है। अब थोड़ा सा ध्यान दे, रुकैया भाभी जो थी यानी घर का सारा काम करती थी, घर के सारे काम के अलावा वो कॉलेज के लेक्चरर भी थी, बच्चों को सुबह उठाती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, स्कूल भेज रही है, फिर स्कूल भेजने के साथ एक सिमी नाम की गरीब लड़की है उसको पढ़ा रही है अपने पैसे से। ठीक है, फिर और भी देखे तो वो खत लिखती थी, अगर जो समय बच जाता था घर पे बैठकर खत लिखा करती थी। लेकिन एक अपने मुलाजिम जो थी, उसके जो मुलाजिम थे उसके देख रेख के लिए 2 बोतल सुबह और शाम दोनों वक्त दूध की बोतल लेकर के जाती थी और उस दूध के बोतल के साथ साथ उसकी खिदमत भी करती थी। कौन? सिमी। सोचे ये रुकैया भाभी इतनी सारी काम कर रही है, ठीक है ना, इसलिए तो अख्तर कह रहा है ना कि जब रुकैया भाभी मुझे याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद उसके जज्बा एहतराम में क्या होता है, झुक जाता है। ठीक है, करेगी 2 फिरलंग पैदल जाती और दूध पहुंचाती है, और स्वेटर और मोजे उसी बच्चे के लिए बुनवाए थे क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था और सिमी उनके कॉलेज में एक गरीब तालिबे इल्म थी जो सिर्फ उनकी मदद से पढ़ा करती थी। ठीक है, यानी पढ़ रही थी, किसकी मदद से? तो रुकैया भाभी की मदद से सिमी जो लड़की थी वह पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है ना? चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पीडी अगले देखिए। हाँ, कह रहे कि भाभी से मेरी सिर्फ दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। ये बात कौन कर रहा है? अख्तर कर रहा है कि मेरी भाभी से दूसरी या तीसरी मुलाकात थी, अलबत्ता खतो किताब बहुत ज्यादा थे। ठीक है, लेकिन 3 दिन साथ रहकर मालूम हुआ कि वह आदमी नहीं मशीन थी। कितने दिन साथ में रही? 3 दिन। अख्तर किसके साथ रहा? अपने भाभी के साथ। कितने दिन तक? 3 दिन तक। तब उसे एहसास हुआ कि मेरी भाभी सिर्फ भाभी नहीं है, वो काम नहीं करती है, काम के अलावा मशीनों की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे में देखे क्या कर रही है। उनका जमाना भी बिल्कुल बदल चुका था, यानी शादी से पहले वो कुछ और थी और शादी के बाद कुछ और हो गई। कह रहा है कि कभी 4-5 नौकर और ममाएं होती थी। शादी से पहले उनके घर में नौकर हुआ करती थी, उनके पास जो थे कई सारे ममाएं हुआ करती थी। अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बाजार से सौदा लाता और कुछ खाना को क्या करता, खाना भी पकाता था। ठीक है, यानी कह रहा है ना कि पहले जो थी रुकैया भाभी की शादी से पहले की अगर हम बात करें तो कई नौकरें काम किया करते थे, लेकिन अब शादी के बाद बस 2 नौकर है और वह नौकर क्या करता है, बाजार से सौदा लेकर के आता है बस और खाना पका लेता है। फिर रुपयों की बड़ी तंगी भी थी, यानी रुपये मतलब यानी पैसे की क्या थी, तंगी थी। पहले वो हजारों रुपये महुआर अपने शौक पर खर्च कर दिया करती थी। यानी शादी से पहले की बात कर रहा है कि वह रुकैया जो थी शादी से पहले अपने ऊपर हजारों रुपये खर्च किया करती थी, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, कॉलेज से मात्र 400 रुपये, ठीक है, और 50 रुपये ट्यूशन से मिलता था। कुल मिलाकर लेकर के अगर देखा जाए तो 450 रुपया मिलता था। कितना रुपया? 450 रुपया। यही 450 रुपया उनका आमदनी था और पहले 1000 रुपये खर्च करती थी अपने ऊपर खर्च करती थी। ठीक है, कितना जमाना बदल गया कि नहीं? चलिए, कह रहे हैं कि अब 400 रुपये महुआर पर एक कॉलेज में वो लेक्चरर थी। कौन? रुकैया भाभी। कह रही है कि 50 रुपये ट्यूशन, यानी 50 रुपये महुआर पर एक लड़की को पढ़ाने के लिए मिलते थे और 400 रुपया कॉलेज से मिलता था। ले देकर यही उनकी आमदनी थी और खर्च अपनी जगह पर बल्कि कुछ ज्यादा ही थी। यानी खर्च क्या था? ज्यादा ही था। अपने और बच्चों के खर्च होता तो किसी तरह पूरा हो जाता था। यानी रुकैया भाभी अख्तर कह रहा है कि अगर अपने ऊपर खर्च करना होता, अपने और अपने फैमिली के ऊपर खर्च करना होता तो कुल मिलाकर हो जाता, लेकिन अपने और बच्चों को खर्च होना तो किसी तरह पूरा हो जाता था, लेकिन वह कभी बढ़ गया
बच्चों और अपनी जरूरतों के अलावा एक मुस्तकिल रकम जो है हर महीना क्या लिखा है, मजदूरी और तालिबे इल्मों के अंजुमन को देना पड़ता था। यानी कुछ मुस्तकिल रकम एक फिक्स रेट में, फिक्स अमाउंट ना मदरसों में दिया जाता था, कॉन्फ्रेंस होता था वहां पे दिया जाता था। कौन देती थी? तो रुकैया भाभी दे रही है। कराने की मुस्तकिल रकम उन्हें हर महीना मजदूरों और तालिबे इल्मों को अंजुमनों को देना पड़ता था। कॉन्फ्रेंस और जलसों में शिरकत के लिए किराया अदा करना था। कई गरीब लड़कियां सिर्फ उनके मदद से पढ़ रही थी। यानी रुकैया भाभी ऐसी लड़की थी कि उसके मदद से कई सारी गरीब लड़कियां पढ़ रही होती है। समझ में आ रहा है ना रुकैया भाभी कैसी है? कह रहे कि भाईजान की जब शादी रुकैया से हुई थी, ये बात अख्तर कह रहा है। अख्तर कह रहा है कि जब भाईजान की जब शादी रुकैया भाभी से हुई थी तो हम लोगों का आम ख्याल था कि ये शादी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि रुकैया भाभी बड़े घर की लड़की थी और जो नन्हे भाई जो थे इस सियासत पसंद थे। तो अख्तर कर रहा है कि हम लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि अगर ये शादी हुआ तो शादी सक्सेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि कहाँ बड़े घर की लड़की और नन्हे भाई हमेशा जेल में रहेंगे, तो पता नहीं ये लड़की आएगी तो घर में काम कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी। इस वजह से इन घर वाले का पहले से माइंड सेट था कि हो सकता है कि घर पे आए और ये काम ही नहीं करे, लेकिन अकेले देखे कि रुकैया भाभी घर की सारी जिम्मेवारियां अपने ऊपर संभाल ली हुई है। कह रहे आगे कि एक तरफ भाईजान थे जिन्हें ऐसे सियासत का शौक था जो बार बार उन्हें जेल भिजवाया करती थी, दूसरी तरफ भाभी जान थी जो नाजों की पाली थी। यानी ऐसे घर से वो बिलोंग करती थी जो फूलों की तरह पली थी, है कि नहीं, और ऐसी माहौल में बढ़कर जवान हुई थी जिसमें अपनी ही जात सब कुछ है। और हम लोगों ने शादी की खबर सुनते ही सोच लिया था कि भाभी जिस तरह अभी मायके में शान से रहती है रहा करेंगी और भाईजान जेल में रहेंगे, तो बाजों का तो ये ख्याल था कि भाभी जान भी सियासत के चक्कर से निकलकर बैरिस्ट्री करेंगे और आलीशान कोठी में शान की जिंदगी गुजारेंगे। यानी इन लोगों का ख्याल था कि अब नन्हे भाई क्या कर रहे हैं, उनको सियासत पसंद है, तो हो सकता है कि जब रुकैया भाभी घर पे आए तो बैरिस्ट्री करे, विदेश जाकर के वकालत करके और आकर के यहाँ पे भारत में अपना आलिशान कोठी बना करके वहां पे रहे। ठीक है, कह रहा है कि या फिर आराम कुर्सी वाली सियासत चलेगी और किताबों की बातें दोहराएंगे। लेकिन सबका ख्याल गलत निकला। यानी सबका ख्याल क्या निकला? गलत निकला, क्योंकि जब रुकैया भाभी शादी करा करके आई तो अपने ससुराल में यानी ये सारी कामों को नहीं करती है, बल्कि अपने घर को संभालती है। अपने शौहर को जेल में रहने के बाद भी घर की सारी जिम्मेवारियां अपने ऊपर लेती है, क्योंकि रुकैया भाभी बीए करके आई थी। किसी तरह से अपने ससुराल में एमए कर लेती है और एमए करके अपना एक कॉलेज की लेक्चरर बन जाती है और लेक्चरर बनने के बाद घर की सारी जिम्मेवारियां अपने सर पे ले लेती है। ठीक है, यही तो है सर से लेकर पांव तक सरापा रोशनी ही रोशनी। करे भाभी जान ने रुकैया भाभी को अपने रंग में जल्द ही रंग दिया और वह कदम ब कदम साथ चलने लगी। और शादी के बाद जैसे ही भाईजान गिरफ्तार हुए और उन्होंने 2 साल की जब सजा हो गई तो भाभी जान ने अपने लिए राह तलाश कर ली। बीए वो पहले से कर चुकी थी, जल्द ही तैयारी करके एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स कर लिया और कॉलेज में लेक्चरर हो गई और इकलौती बच्ची की देखभाल में लग जाती है। कौन? रुकैया भाभी। 2 साल के बाद जब फिर भाईजान जेल से आए तो अपनी सरगर्मियों में रहे। ठीक है, 2 साल बाद जब जेल से बाहर निकलते हैं तो अपने सरगर्मियों में रहे और सरगर्मियों में रहते हैं भाईजान का काम करती रही। फिर 2 बच्चे हुए और वह उन्हें पालती रही। यानी उनके कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। एक का नाम दिया है रेहाना, दूसरे का नाम नहीं दिया हुआ है। अब भाईजान 3 साल से नजरबंद है। कितने साल से नजरबंद है? 3 साल से नजरबंद थे और उन पर मुकदमा चल रहा होता है। ठीक है, उन पर मुकदमा चल रहा होता है। भाभी जान ने बेशुमार जिम्मेदारियों और गम का बोझ उठाए फिरती थी। यानी रुकैया भाभी जो थी बेशुमार यानी गम का बोझ उठाए ली हुई है, जिम्मेवारियां ले ली है, लेकिन उनका चेहरा कभी मैला नहीं होता। ठीक है, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वह अपने गम को अपने लिए मुसर्रत समझने लगी है। यानी अब उसे गम मिल गया था, उसे इतनी मुसीबतें मिल गई थी, इतनी जिम्मेवारियां मिल गई थी कि अब उन्हें किसी भी चीज को लेकर के कोई परेशानियां कोई दिक्कत नहीं हो रहा था।
ऐसा फील कर रही थी जैसे समझे कि ये दुख का क्या बन गई, मुसर्रत बन गई। और गम में भी खुशी का पहलू निकाल ही लेती थी। यानी ये नहीं रुकैया भाभी जो थी गम मिलता तो रोने लगती, दूसरे की तरफ बहाना बनाने लगती है, बिल्कुल ऐसा नहीं। जब भी गम आता हंसी खुशी उस गम को अपने ऊपर ले लेती और उस समस्या का समाधान करने में लग जाती थी। वह सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नहलाती, उनके कपड़े बदलती, खुद नहाकर तैयार हो जाती, बच्चों को खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल भेज देती थी। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता, तरह तरह के लोग उनसे मिलने आते और तरह तरह के फरमाइशें करते थे। यानी सुबह सवेरे उठती कौन, रुकैया भाभी। और सुबह सवेरे जैसे ही उठती है बच्चों को नहलाती है, खुद भी नहा लेती है, नहाने के बाद 7 बजे स्कूल बच्चों को भेज देती है। ठीक है, फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तरह तरह के लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। कोई उनसे मुलाजिमत के लिए सिफारिश करने को कहता है। यानी क्योंकि रुकैया भाभी के जो शौहर रहते हैं वह एक सियासत पसंद व्यक्ति रहते हैं, उन्हें सियासत में बड़ी दिलचस्पी रहता है। तो रुकैया भाभी से कुछ लोग आते हैं पैरवी कराने के लिए कि हमें भी कहीं से मुलाजिमत दिलवा दीजिए। इस वजह से रुकैया भाभी को कहा जा रहा है कि कोई उनसे मुलाजिमत की सिफारिश करने को कहता, कोई किसी और काम के लिए। सब आदमी उन्हें बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। यानी रुकैया भाभी को बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। कोई ये नहीं समझता था कि भाभी जान का ताल्लुक अब बड़े लोगों से न सिर्फ छोटे लोगों की वजह से रह गया है। अब बड़े लोगों के पास सिर्फ सिफारिश लेकर जाती है, वरना बड़े लोगों से अब उन्हें दूर का भी कोई वास्ता नहीं था। भाभी कॉलेज जाती और वहां भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के की मालूमात की दिलचस्पी लिया करती थी। रुकैया भाभी जिस कॉलेज में पढ़ाती थी तो सिर्फ पढ़ाई नहीं कराती थी, पढ़ाई के साथ साथ यानी पर्सनल बच्चों से मिलती थी, उसके दिलचस्प को मालूम करती थी कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम्हें कोई समस्या नहीं है। अगर किसी चीज को समस्या है तो उस समस्या का क्या करती थी, समाधान भी करती थी। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई खत रोज लिखती और उन्हें डाक में डलवाती। आमतौर पर ये खतूत नए लिखने वालों के नाम होते थे। यानी रुकैया भाभी जो थी ये नए नए खत लिखवाती थी, जो हर रोज उन्हें खत लिखा करते थे। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू किया था। यानी रुकैया जो भाभी जो थी वो महज क्या की थी, वक्त काटने और लिखने के शुरू करने के लिए करवाई थी, है ना। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू किया था। अगर वो खत लिखना इसलिए शुरू की थी क्योंकि उन्हें क्या करना, मन बहलाना था। ठीक है, मगर वह बहुत अच्छा लगने लगी थी और नए लिखने वाले उनसे मशवरे तलब करते और बड़ी मोहब्बत के साथ उनके खतूत का जवाब दिया करते थे। इस तरह के नए लिखने वाले न तो गलत फहमी का शिकार होकर बहक जाए और न उनके दिल सकनी करें। फिर वह शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी। रुकैया भाभी इतनी सारी काम कर रही है कि नहीं, यानी घर में है तो बच्चों को नहलाना है, खुद नहाना है, कपड़े खाना बनाना वगैरह, बच्चों के 7 बजे स्कूल भेज देना। फिर रुकैया भाभी को क्या करना है, रुकैया भाभी घर पे सारे लोगों का देख रेख करना, कोई अगर घर से उनसे मिलने आ रहा है उनकी सिफारिशों को सुनना, फिर उस बात को ले जाकर के नन्हे भाई से बोलना। ठीक है, इस तरह से इनकी जिंदगी चल रही है। फिर जैसे शाम होता, यानी जब कॉलेज से आती तो जो खत पड़ा रहता उस खत को लिखती है। उस खत को लिखने के बाद क्या करती है, उस खत को लिखने के बाद, यानी कहने का मतलब क्या है, उस खत को लिखने के बाद दिल सुकनी कोई नहीं करे। फिर वह शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है। यानी सुबह जागने के बाद से सोते वक्त तक काम आदमी का है, मशीन मालूम होती थी। यही लाइन तो है। ठीक है, यानी सुबह जब से नींद खुलता तब से लेकर रात के सोने वक्त तक काम ही काम रहता है। ठीक है, उनके खत लिखने का शौक तंग आकर मैंने कहा, यानी अब ये सारी चीज को ना अख्तर जो है ऑब्जर्व कर रहा था कि रुकैया भाभी अकेले इतनी सारी कामों को कैसे संभाल लेती है। तंग आ जाता है कौन, अख्तर। कह रहे हैं कि भाभी आपने क्या ये इल्लत पाल के रखी हुई है घर में, ये क्या इल्लत पाल करके रखी हुई है ना। क्योंकि कॉलेज में तो सर खपाते ही हैं, घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है। यानी अख्तर कह रहा है रुकैया भाभी से कि ये सब क्या इल्लत पाल करके रखी हुई है।
घर पे तो कॉलेज में तो अपना दिमाग पूरे खपाती ही है, ये घर पे ये सब क्या बना करके रखे हुए हैं, है ना। कह रहा है कि घर पर एक कॉलेज बना रखा है। भाभी ने बड़ी बावकार अंदाज में मुस्कुराई और बोली। भाभी क्या करती है, मुस्कुराती है और मुस्कुराकर जवाब देती है कि ये अख्तर क्या, अगर हम आज अगर हम पेड़ लगाए, अगर हम उसमें उस पौधे में अगर पानी नहीं दे तो हो सकता है वो पेड़ क्या हो जाए, मुरझा जाए, सूख जाए। ठीक है, कह रही है ना कि अख्तर इन नए लिखने वाले को कैसे भूल सकती हूँ, ये तो हमारे मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की उम्मीदें हैं। अगर हम इन पौधों पर रोज छिड़काव नहीं कर सकती तो उनकी खिदमत नहीं कर सकती तो ये फूल एक दिन ये फूल लगेंगे और सारा बाग महक उठे तो कम कुछ कर सकती हूँ वो तो मुझे करना चाहिए ना। यानी रुकैया भाभी कहती है कि ये जो अगर आज हम इस पेड़ के अंदर पानी नहीं दे तो ये पेड़ आगे चल करके हमें फल देगा, नहीं देगा। इसलिए अगर हम आज इन जो खत लिख रहे हैं वो हमें जो जवाब दे रहे हैं, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा, गर्क हो जाएगा। इनके मुस्तकबिल अगर गर्क हो जाएंगे तो बताओ हम कैसे रहेंगे। अगर मेरी वजह से किसी का मुस्तकबिल में कुछ हासिल हो रही है तो हम क्यों ना उसके लिए मदद करें। ठीक है ना, यही तो है रुकैया भाभी की असली कहानी। आगे कह रहे इस जवाब के बाद कुछ और बोलने को गुंजाइश नहीं थी। यानी रुकैया भाभी ऐसे जवाब दी कि कुछ और बोलने का कोई गुंजाइश था ही नहीं। मैं चुप हो गया। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की सिमी उनके पास आई। बहुत उदास थी, वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर भी वह नहीं कह सकती थी। एक दिन, अब ये कहानी है, अब रुकैया सिमी आती है किसके घर, सिमी आती है रुकैया के घर। जब ये देवर और ये क्या बोलते हैं, अख्तर और रुकैया जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो अख्तर बोलता है कि ये सब क्या घर में इज्जत पाल करके रखी हुई है, क्या ये सब तमाशा बना करके रखी हुई है, कॉलेज में तो अपना सर खपाती ही है, यहाँ पे ये सब करने की क्या जरूरत है। जब ये सब बातें हो रही होती है फिर सिमी उदास होकर के आती है किसके पास, रुकैया के पास। फिर भी नहीं कह सकती है, बार बार उसके होंठ कांप कर रह जाते थे। यानी सिमी के पास कुछ प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम कहने की कोशिश करती है लेकिन वो कह नहीं पाती है। कह रहे कि कांप कर रह जाते थे और ऐसा मालूम होता था कि अब वह रो देगी। यानी सिमी का रुकैया कर रही है कि सिमी को ऐसा फील हो रहा था कि अब ऐसा लग रहा है कि अब वो रो देगी। ठीक है, भाभी ने हस्बे आदत ऐसे उसे बिठाया और बातें की। फिर आने की वजह पूछी तो वह कुछ न बोली। हस्बे आदत यानी हस्बे आदत का मतलब जैसे पहले करती थी वैसे बोली कि आओ सिमी बैठ जाओ और आकर के बैठ करके अपनी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बताओ। तो इस तरह से सिमी आती है और आकर के कुछ नहीं करती है, बस रोना शुरू कर देती है। तो रुकैया भाभी पूछती कि बताओ सिमी क्या बात है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है। ठीक है, कहा कि फिर आने की वजह पूछी, कुछ नहीं बोलती है। भाभी जितने असरार के साथ पूछती मालूम होता कि उसके होंठ इतनी ही शिद्दत के साथ आपस में चिपकते जाते थे। आखिर वह कुछ न बोल सकी तो भाभी ने उसे पकड़ा और सोने के कमरे यानी जिस बेडरूम में लेकर के चली गई। उसका हाथ पकड़ा और बेडरूम में लेकर के चला गया कि हो सकता है कि अख्तर के सामने वो ना बोल सके। दरवाजा अंदर से क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब उसको सिमी को कौन लेकर के गया, रुकैया जब उसके रूम में लेके गई, जब रूम में ले गई तो रूम क्या कर, अंदर से लॉक कर दी। जैसे ही अंदर से लॉक कर देती है तो पूछती है कि बताओ क्या बात है सिमी, लेकिन कुछ बताने की तैयार ही नहीं होती, रोने लगी। भाभी ने चुप कराने पर भी रोती गई। यानी भाभी बोलती कि सिमी मत रो, बताओ क्या बात है, कोई तुम्हें तकलीफ है। यही वो सिमी है जो स्वेटर बुन करके लाई थी। ठीक है, और जो ऊन बचा हुआ था टोपी और मोजा बुन हुई थी किसके लिए, तो उस हॉस्पिटल में जो मुलाजिमत कर रही थी उसी के 2 महीने का एक बच्चे जन्म लिया था। उसके हस्बैंड क्या हो गए थे, नहीं रहे थे, इंतकाल कर गए थे। वही सिमी है करेक्ट। और यही वो सिमी है जिसको रुकैया भाभी अपने खर्च से खुद क्या करती है, पढ़ाती है। क्वेश्चन पूछता है रुकैया भाभी सिमी नाम के लड़की को क्यों पढ़ाती थी, तो जवाब देना पड़ेगा रुकैया भाभी सिमी नाम के लड़की को इसलिए पढ़ाती थी, अपने खर्च से इसलिए पढ़ाती थी क्योंकि सिमी क्या थी, एक बहुत ही गरीब लड़की थी। ये सिमी आकर के रो रही है और पूछ रही है, रुकैया भाभी पूछ रही है कि क्यों रो रही हो, कुछ बताने को तैयार ही नहीं हो रही है। आगे कह रहा ना कि भाभी ने चुप कराने पर भी रोती गई। बड़े देर के बाद भाभी जो होती है डांट कर बोलती है, क्या हुआ है जल्दी बताओ। डांट पर भी उसने बताया कि दूसरे ही दिन उसके भाई का एमए का फीस दाखिल करनी है।
यानी इतना डांटने के बाद रुकैया भाभी बोली जल्दी बताओ क्या हुआ है। तो क्या कहती है ना कि मेरे भाई का एमए का फीस भरना है। ठीक है, अब रुकैया भाभी मारेगी एक चिप्त खींचकर। ठीक है, बोलेगी और रुपये का इंतजाम नहीं हो सका है। अब वो इस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी के कॉलेज का खर्च देती है, अब वह भाई के लिए फीस मांगे, लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द न था जिसके सामने वो अपने दिल का बोझ हल्का करती, और वह सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आई थी। उनके पास आई थी। ठीक है, भाभी ने बड़ी मोहब्बत से सिम्मी के गाल पर एक चिप्त लगाई। ठीक है, यानी रुकैया भाभी कहती है, मारती है एक चिप्त खींच कर और बोलती है कि बताओ तुम मेरे पास आई हो तो कम से कम बताना चाहिए, इतना समय क्यों ले? अगर तुम्हारे भाई के एमए का फीस भरना है, ठीक है, हम जानते हैं, हम तुम्हें पढ़ाते हैं, हमारे पास भी पैसे की तंगी है, लेकिन तुम अपना दुख तो हमें शेयर कर सकती हो ना। ठीक है, देख रहे ये है दरिया दिल। चलिए अब करें ना, यहाँ पे देखिए, पीडीएफ सही नहीं है ना, देखिए करे ना, पगली इसमें रोने की क्या बात है? अब रुकैया भाभी करेगी सिम्मी से, पागल तुम्हें इसमें रोने की कौन सी बड़ी बात है? आखिर मैं इसमें शर्माने की क्या बात है? हम लोग इस तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। ये ना रुकैया भाभी कह रही है। रुकैया भाभी किससे कह रही है? रुकैया भाभी कह रही है सिम्मी से कि देखो सिम्मी, अगर हम एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, अगर हम एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे, तो फिर हम अपना दुख दर्द किससे जाएंगे कहने के लिए? है कि नहीं? आज भले हम लोग परेशान हैं, आज भले हम लोग मुसीबत में हैं, अल्लाह अगर चाहे तो फिर हो सकता है कि आने वाला जो मुस्तकबिल होगा, हमारा फ्यूचर ब्राइटनेस होगा। है कि नहीं? तो वही यहाँ पे कह रही है कि पगली इसमें रोने की कौन सी बात है? आखिर इसमें शर्माने की कौन सी बात है? ठीक है, हम लोग इसी तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। ये कहती है कौन? रुकैया भाभी। और यही कहकर जो है उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियां लाकर सिम्मी के हाथ में क्या करती है? रख देती है। ये बात काम कौन कर? रुकैया। जब सिम्मी आती है तो सिम्मी आकर के कहती है कि भाभी, वो कुछ कहती नहीं है, बस रोना शुरू कर देती है। रुकैया भाभी के बड़ी पूछने के बाद बोलती है कि मेरे भाई का एमए का फीस भरना है, मेरे पास पैसे का 1 रुपया भी इंतजाम नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपसे कैसे मांगू? तो रुकैया भाभी कहती है कि देखो सिम्मी, हम दोनों एक दूसरे का दुख दर्द नहीं बांटेंगे तो फिर कैसे होगा? ये कहकर जाती है रुकैया भाभी, अलमारी खोलती है, 2 छोटे छोटे सोने की चूड़ियां निकाल करके किसे दे देती है? तो सिम्मी को दे देती है। सिम्मी एकदम हैरान हो जाती है ना, क्योंकि वो चूड़ी जो थी 2 दिन पहले नन्ही रेहाना के लिए बनाई थी। किसके लिए बनाई थी? नन्ही रेहाना के लिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों की फुरखत क्यों करवाना पड़ा? तो वहां पे जवाब देना होगा, रुकैया भाभी के सोने की चूड़ियों की फुरखत इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि सिम्मी के भाई का एमए का फीस भरना था। अब वो ना क्या की, 2 सोने की चूड़ियां लेकर के आई और बोली कि लो ये चूड़ी ले जाओ, इसको किसी दुकान में रख देना, उससे जो पैसा मिले उस पैसे को ले जाओ, अपने भाई का एमए का फीस भर दो। अब ये बात ना सिम्मी होती है एकदम टेंशन में आ जाती है। इतना दरिया दिल तो आज तक हमने देखा ही नहीं। यही तो है रुकैया की खासियत। इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी मुसीबत के बाद भी वो सबको मदद करने के लिए तैयार है। ये कहकर उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियां लाकर सिम्मी के हाथ में रखकर बोली, ले जाओ सिम्मी, इसे बेचकर तुम्हारे भाई का फीस अदा कर सकेगा। सिम्मी शायद गिर जाती, यानी अगर उसके भाई का एमए का फीस अगर नहीं भरा जाता तो हो सकता था गिर जाती, लेकिन भाभी ने उसे क्या कर लिया? संभाल लिया और उसकी पेशानी चूम ली और बोली, सिम्मी, सदा ऐसा ही जमाना नहीं रहेगा। रुकैया भाभी उसे दिलासा देती है, देखो आज भले हमारे पास पैसा नहीं है, आज भले हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, आज ऐसा जमाना नहीं रहेगा, जमाना बदलेगा, मुस्तकबिल आएगा, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। है कि नहीं? वही कह रहा है कि जमाना नहीं रहेगा, दिन बदलेंगे, जाओ सवेरे चली जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। यानी सिम्मी को कहती है कि जाओ जल्दी चले जाओ, क्योंकि फिर से अंधेरा हो जाएगा, और जब अंधेरा हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि
कोई दुकान वाला तुम्हें पैसा ना दे। इस वजह से वो कहती है, रुकैया भाभी कहती है सिमी को जल्दी चले जाओ। सिमी चूड़ियों को लेकर चली गई। ठीक है, ये चूड़ियां वह थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने नन्ही रेहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचा बचा कर बनवाई थी। और जैसे ही रेहाना ने सिर्फ एक बार पहना था, बस एक बार पहना था, कौन, नन्ही जो रेहाना थी, एक बार पहनी थी वो सोने की 2 चूड़ियां। ठीक है, चूड़ियां देकर भाभी जान बहुत खुश थी। यानी रुकैया भाभी जो थी वो चूड़ी देकर के बहुत खुश रहती है। खुश इस बात से रहती है कि हम तो दूसरे की मदद में है। कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो दूसरे को दुख देकर खुश रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख देकर अपने आप में वो खुश रहते हैं। तो हमें कैसे बनना चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। हमें दूसरे को दुख देकर खुश रखना है या दूसरे को सुख देख करके खुद को दुख में रख कर खुश रहना है ना। ठीक है, जैसे उनके दिल से प्यार बढ़ता, जैसे उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया हो, इस बात को लेकर के क्या थी, खुश रहती है। कह रहे मैं 4 दिनों से उनके पास था। यानी ये बात ना अख्तर कह रहा है कि मैं 4 दिन से अपने भाभी के पास था, एक जरूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आया था। लेकिन उनकी मसरूफतें यानी उनकी बिजीएस्ट यानी इतनी मसरूफ थी, इतनी बिजी थी, इतनी परेशानियां थी, देख करके मौका मिला और ना हिम्मत हो सकी कि मैं सोच लिया भाभी से बगैर कोई मशवरा किए और मदद मांगे वापस चला जाऊंगा। ये जो अख्तर था, तो अख्तर कह रहा है ना कि मैं अपने भाभी के घर 4 दिन से था। कितने दिन से, 4 दिन से। किसके पास, अपने भाभी के पास। तो 4 दिन से हमने देखा कि मेरी भाभी इतनी मसरूफ है कि मैं इतनी बिजी है कि मैं अपनी दिल की बात उससे कह नहीं पाता था, क्योंकि मैं मशवरा लेने के लिए आया था, किसी खास टॉपिक पे मशवरा लेने के लिए आया था। लेकिन हम भाभी की मसरूफतें देख करके मेरे जबान से वो अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे जिससे मैं अपनी बातों को अपने भाभी से पूछ पाऊं। ठीक है, कह रहा है कि मसरूफतें और परेशानियां देखकर न मौका मिला न हिम्मत हो सकी। ये सोचकर मैंने सोच लिया था कि भाभी से बगैर कोई मशवरा किए और मदद मांगे वापस जाऊंगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती थी। यानी कह रहा ना, अख्तर कह रहा है कि हम आए थे एक मशवरा लेने के लिए अपने भाभी से, लेकिन हम भाभी को देखे कि दिन रात मसरूफ रही है। हम अब मशवरा लेने के लिए आए, हम कैसे उनसे कहें, क्योंकि इतनी बिजी है, पहले से ऑलरेडी इतनी इल्लत पाल करके रखी हुई है, हम कैसे कहें। तो अख्तर कह रहा है ना कि हम ये भी जानते थे कि हमारा जो समस्या है, हमारी समस्या का हल सिर्फ यही वो इंसान है जो कर सकता है। फिर भी मैं अब कहूंगा नहीं भाभी से, अपने भाभी से इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं अगर अपनी समस्या कहूंगा तो फिर वो अपने सर पे इस समस्या को ले लेगी। ठीक है, ये कौन सोच रहा था, कौन, अख्तर। कह रहे वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिला में मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया इनसे हरगिज नहीं कहूंगा। आखिर भाभी जो थी खुद ही कहा, तुम 4 दिन से आए हो लेकिन कोई बात तक नहीं की। ये लाइन कौन कहा, रुकैया भाभी पूछी कि अख्तर तुम्हें आए हुए 4 दिन हो गया, अभी तक तुम अपना कोई बात नहीं कहे, क्या बात है ना। ये बात कौन कहा, रुकैया भाभी ही कही। ठीक है, रुकैया भाभी कहती है कि 4 दिन हो गया, अभी तक तुमने कोई बात नहीं कहा। ठीक है, मैंने कह दिया मैं सिर्फ टहलने और आपसे मिलने के लिए आया था भाभी। अख्तर ने झूठ बोल दिया, बोला भाभी से कि देखिए हम आपसे मिलने के लिए और ऐसे टहलने के लिए आए थे, लेकिन अख्तर के तो कुछ मशवरा लेने आना था ना। तो रुकैया भाभी से सोचा था कि हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो फिर मेरी भाभी सारा समस्या अपने ऊपर ले लेगी और मैं नहीं चाहता कि अपने भाभी को मैं परेशान करूं। अब ये बात अख्तर सोच लिया था, लेकिन रुकैया भाभी पूछती है अख्तर से, क्या अख्तर 4 दिन से आए हो, अभी तक कोई बात नहीं किए। तो अख्तर झूठ बोल लेता है, बोलता है कि देखिए भाभी हम ऐसे ही टहलने और मिलने के लिए आ गए थे आपसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो अब ना अख्तर कहता है, रुकैया भाभी कहती है
कि फिर वह बोली, भाभी बोलती है, और तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सुना है तुम और तुम्हारी घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्तिलाफ है। ठीक है, यही तो मसला लेकर के आया था, शादी का मसला लेकर के अख्तर आया था कि भाभी ही वो ऐसी लड़की है जो हमारी शादी करवा सकती है। ठीक है, तो अब ये ना रुकैया पूछ लेती है कि हम सुने हैं तुम्हारे और घर वाले के बीच में नहीं हो रहा है, बात नहीं बन रहा है, क्योंकि शादी को लेकर के ताना बानी हुआ है क्या घर पे? अख्तर देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे जी हाँ, कहते हैं शादी करने का मतलब है या तो मैं अम्मी के पसंद के मुताबिक एक अहमिक लड़की से शादी कर लूं, या फिर